नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कनाडा एक्सप्रेस एंट्री में कुछ नए डेवलपमेंट्स, इमिग्रेशन में नई चेंजेस जो की हैं कैनेडियन इमिग्रेशन ने, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जो लोग नए हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ सब लोग जो हैं वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। शेयर करने से और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सकेगी और उन तक भी जानकारी पहुंच सकेगी, तो उनको भी लाभ मिल सकेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज एक नई डेवलपमेंट जो कनाडा एक्सप्रेस एंट्री में हुई है, तो इसमें आप देख सकते हैं कनाडा अनाउंसेस मेजर चेंजेस टू एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरीज। तो क्या क्या चेंजेस हुई है? आईआरसीसी ने फरवरी 27, 2025 को ये अमेंडमेंट्स कुछ लाई हैं। तो कैटेगरी बेस्ड जो ड्राज हैं, कैटेगरी न्यू कैटेगरी जो है अनाउंस कर दी गई है 2025 इज एजुकेशन। एजुकेशन एक नई कैटेगरी ऐड कर दी है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो अब जो हमारे पास है फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है, हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस ऑक्यूपेशंस, एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशंस, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ्स ऑक्यूपेशंस, ट्रेड ऑक्यूपेशंस एंड एजुकेशन ऑक्यूपेशंस। अब ये 6 कैटेगरीज हमारे पास हो गई हैं। स्टेम इन्होंने रिमूव नहीं किया था, लेकिन उसको हटा दिया था एक तरह से। स्टेम को इन्होंने कर दिया था साइड लाइन ही। तो पहले ये स्टेम भी नहीं शो कर रहे थे, अब ये स्टेम का भी इस बार इन्होंने कर दिया है। तो हो सकता है स्टेम बेस्ड कोई ड्रा एक आधा आ जाए। पिछली बार भी मेरे ख्याल में एक ही ड्रा आया था, तो वो देख लेंगे बाद में चार्ट में। तो स्टेम का भी कोई हो सकता है कोई ड्रा निकले, स्टेम का स्पेशल। और ट्रेड ऑक्यूपेशंस तो है ही है। एजुकेशन बेस्ड अब नए ड्रास कोई निकलने की संभावना जो है वो बन जाएगी। तो आईआरसीसी विल रिटेन द ऑल द अबव कैटेगरीज। The department announced that 2025 express entry priority categories are French language proficiency, healthcare and social service occupations, trade occupations and education occupations। तो ये 4 मेन हो गई। और स्टेम और कौन सी इसमें एग्रीकल्चर तो इन्होंने हटा दिया है मुझे लगता है। द करंट एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरीज लिस्टेड ऑन आईआरसीसी वेबसाइट आर। तो लिस्टेड तो है, मगर एग्रीकल्चर और स्टेम पे कोई ज़्यादा जोर इनका नहीं था। ऑलमोस्ट इन्होंने रिमूव कर दिया था एग्रीकल्चर, स्टेम और ट्रांसपोर्ट का कोई डिस्कशन नहीं किया था इन्होंने। उसमें जो इनका लेवल प्लान जो आया था उसमें नहीं था। तो अब देखो इन्होंने दोबारा से अगर इस पर कुछ लिख रहे हैं तो हो सकता है इन पे कोई ड्रा आए, लेकिन हो सकता है इनको मर्ज करके देते हैं या कैसे देते हैं, या जो ड्रा निकालते हैं उनमें इनको प्रायोरिटी देंगे, कुछ इस तरह से रहेगा। दीज कैटेगरीज विल बी प्रायोरिटाइज्ड फॉर इन्विटेशंस टू अप्लाई थ्रू कैटेगरी बेस्ड ड्राज विद इन द एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। तो अब इनके मुताबिक जो है 4 मेन कैटेगरीज हो गई, फ्रेंच लैंग्वेज, हेल्थ केयर, ट्रेड और एजुकेशन। तो अब देखते हैं क्या होता है। 3 तो पहले ही बताई थी पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कस की हैं, फ्रेंच केयर, हेल्थ केयर और ट्रेड। और एजुकेशन अब चौथी है, जबकि स्टेम और एग्रीकल्चर के ऊपर लगता नहीं कि बेस्ड कोई ड्रा आएंगे। अगर हो सकता है, अब इन्होंने उसमें मेंशन किया है, या तो उनको मर्ज करेंगे किसी और कैटेगरी के अंदर प्रेफरेंस देते हुए, तो मर्ज यही होगा मेनली। These are not the only changes that have been made to the category based section। तो अब देखते हैं क्या चेंजेस हैं टोटल, सारी बातें अब डिस्कस करते हैं नीचे। All previously included express entry categories that remain after today's change have seen major changes to the eligible occupations। अब क्या क्या हुआ? Existing categories have seen several occupations that have been added and a number removed as shown below। तो इसके बात करते हैं। अब कैटेगरी क्या हुई? हेल्थ केयर एंड सोशल साइंसेज में 8 नए ऑक्यूपेशंस ऐड किए हैं और 6 रिमूव किए हैं इन्होंने, सोशल सर्विसेज। स्टेम में नया कोई ऐड नहीं किया है, 19 रिमूव कर दिए हैं।
ट्रेड ऑक्यूपेशंस में 19 ऑक्यूपेशंस ऐड हुए हैं, 4 रिमूव हुए हैं। एग्रीकल्चर में 2 नए ऐड हुए हैं और 0 रिमूव किया गया है। अब यहाँ कैटेगरीज तो हैं लेकिन ड्रा इनके आते हैं कि नहीं आते ये क्लियर नहीं है। अब तक तो यही था कि ड्रा नहीं आएंगे, लेकिन अब आज की जो डेवलपमेंट है उसके बाद थोड़ा सा कुछ हो गया। अब बात करते हैं कौन कौन से ऑक्यूपेशंस ऐड हुए, कौन से। तो हेल्थ केयर वाले में कौन से ऐड हुए हैं? एनिमल हेल्थ टेक्नोलॉजिस्ट एंड वेटनरी टेक्नीशियंस, लेवल 2 है, 32104 इसका नाक कोड है। कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजिस्ट, तो 32123 है इसका कोड। डेंटल हाइजीनिस्ट एंड डेंटल थेरेपिस्ट, कोड वगैरह आप इस पर देख सकते हैं स्क्रीन रोक के। अदर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट एंड टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियंस, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस वर्कर्स, सोशल वर्कर्स, तो ये कैटेगरीज हेल्थ केयर में आती हैं। तो आप इसमें अगर कोई इनमें था और ऑलरेडी नहीं था तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब इसमें रिमूव कौन कौन से हुए हैं? एजुकेशनल काउंसलर्स, हेल्थ कैटेगरी में एजुकेशनल काउंसलर्स, ये वाला इसका नाक कोड आप देख लीजिए आगे। इंस्ट्रक्टर्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, kinesiologist and other professional occupations in therapy and assessment, other assisting occupations in support of health services, other practitioners of natural healing, traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists, इनको इन्होंने रिमूव कर दिया। अब बात करते हैं स्टेम की। The following occupations have been added into the STEM category. सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट एंड टेक्नीशियंस, ये ऐड हुए हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट एंड टेक्नीशियंस, जियोलॉजिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट एंड टेक्नीशियंस, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इंश्योरेंस एजेंट्स एंड ब्रोकर्स, ये इसमें ऐड हुए। नेक्स्ट आता है फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेम कैटेगरी। आर्किटेक्ट्स, ये रिमूव कर दिए इन्होंने स्टेम में से। आर्किटेक्ट्स, बिजनेस सिस्टम स्पेशलिस्ट, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर्स, कंप्यूटर सिस्टम डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स, डेटा साइंटिस्ट, डेटाबेस एनालिस्ट एंड डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स, इंजीनियरिंग मैनेजर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट, लैंड सर्वेयर्स, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, मैथमेटिक्स statisticians and actuaries, metallurgical and materials engineers, natural and applied science policy researchers, consultants and program officers, software developers and programmers, software engineers and designers, urban and land use planners, web designers, web developers and programmers. ये ऑक्यूपेशंस रिमूव कर दिए गए हैं। तो मेनली इन्होंने जो कंप्यूटर रिलेटेड हैं काफ़ी सारे जॉब्स इन्होंने इसमें से स्टेम कैटेगरी में से रिमूव कर दिए गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पीएनपीज वगैरह में इनकी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप पीएनपी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेम में अगर नहीं भी नंबर आता है तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक कैटेगराइज जो सिलेक्शन थी वो वैसे ही स्टेम कैटेगरी का ड्रा नहीं आने वाला, तो इसके रिमूव होने नहीं होने से कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। अगर आएगा एक आधा ड्रा तो हार्डली मैटर्स। तो जो भी कंप्यूटर रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं वो चिंता ना करें, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, इनको जो प्रायोरिटी दी जा रही थी वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ट्रेड। लेकिन जैसा मैंने बताया कि प्रोविंसेस में अभी भी प्रायोरिटी होगी, तो आप चेक कर सकते हैं या हमसे भी डिस्कस करो, कभी कमेंट्स में डालो तो हम उसका आंसर आपको अगली किसी वीडियो में दे सकते हैं अगर आपका जो भी क्वेश्चन होगा।
तो अब देखिए ये फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस हैव बीन एडेड टू द ट्रेड कैटेगरी। अब ट्रेड में कौन कौन से ऐड कर दिए? कंट्रैक्टर्स एंड सुपरवाइजर्स, ऑयल एंड गैस, ड्रिलिंग एंड सर्विसेज, फ्लोर कवरिंग इंस्टॉलर्स, painters and decorators except interior decorators, roofers and shinglers, concrete finishers, other technical trades and related occupations, water well drillers, electrical mechanics, heavy duty equipment mechanics, bricklayers, cabinet makers, gas fitters, industrial electricians, sheet metal workers, machinists and machining and tooling inspectors, home building and renovation managers, construction managers, cooks, construction estimators। तो ये सब ऐड हुए हैं ट्रेड में, और ये ट्रेड्स रिमूव किए हैं रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल इंस्टॉलर्स एंड सर्विसेज, एलिवेटर कंस्ट्रक्टर्स एंड मैकेनिक्स, machine fitters, contractors and supervisor, other construction trades, installers, repairers and services, इनको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड, द फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस हैव बीन एडेड टू द एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड कैटेगरी। कंट्रैक्टर्स एंड सुपरवाइजर, लैंडस्केपिंग, ग्राउंड्स मेंटेनेंस एंड हॉर्टिकल्चर सर्विसेज, एग्रीकल्चर सर्विस कंट्रैक्टर्स एंड फार्म सुपरवाइजर्स। फॉलोइंग विच ऑक्यूपेशंस हैव बीन एडेड टू द न्यू एजुकेशन कैटेगरी। अब इसमें देखते हैं एजुकेशन में क्या क्या ऐड किया है इन्होंने। एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर असिस्टेंट्स, इंस्ट्रक्टर्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ये पहले उसमें था हेल्थ वाले में, हेल्थ से हटा के इधर कर दिया। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स एंड असिस्टेंट्स, एलिमेंट्री स्कूल एंड किंडरगार्टन टीचर्स, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, ये सब इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए बेनिफिट हो जाएगा इस बार। हाउ आर द एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरीज डिटर्मिन्ड? एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरीज आर डिटर्मिन्ड बाय IRCC विद कंसिडरेशन टू कैनेडाज इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक गोल्स। इसको नटशेल में मैं बता देता हूँ कि प्रोविंसेस से कंसल्ट करके कि कौन सा सेक्टर में रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसको ये कंसल्ट करते हुए सभी प्रोविंसेस का राय ले लेते हैं। उसके बाद ये कहाँ कमी हो रही है प्रोफेशनल्स की, जैसे हेल्थ में डॉक्टर्स वगैरह जब, और जो एलाइड हेल्थ एलाइड जो एक्टिविटी प्रोफेशंस हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, उनकी बहुत कमी है कनाडा के अंदर, इसलिए उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि दूसरे कंट्री के जैसे MBBS किसी ने की है इंडिया से या दूसरे किसी कंट्री से, तो उसको ये वहाँ पे रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, जबकि अपने पास इनके पास डॉक्टर हैं नहीं। और अगर इनका एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ा 30 मार्क खां नहीं बन जाएगा, लेकिन इन्होंने वो एक अड़ंगा लगा रखा है कि दूसरे कंट्री वाला आएगा, पहले यहाँ एजुकेशन लेगा, हमारी स्पेशलाइजेशन करेगा और वो करेगा। और मेडिकल की हालत आपने, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन्होंने देखी ही है कि कितनी बदतर है वहाँ पे। दूसरा, मेडिसिन पे इतना कंट्रोल है कि वो मेडिसिन भी आपको खुले में नहीं मिल सकती जिससे कि आप अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकें, सबके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। तो मेडिकल का जो हाल ख़राब हुआ है, हो सकता है उसके लिए जो ये कर रहे हैं, नए प्रोफेशंस को बुला तो रहे हैं, लेकिन सिस्टम जो है वो सही नहीं है, मुझे लगता है। गवर्नमेंट को तो लगता है, उनके तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से चलेगी, मेरे हिसाब से तो चलने वाली नहीं है, लेकिन सिस्टम गलत है। कोई आदमी अगर कोई गोली लेके ठीक हो सकता है तो उसको दवाई मार्केट से ओपन मिलनी चाहिए, जो एक कमी है। उससे क्या है, हॉस्पिटल्स पे, डॉक्टर्स पे बर्डन काफ़ी कम हो जाता है। और जैसे हमारे यहाँ केमिस्ट, फार्मासिस्ट को अलाउ करते हैं, ओपनली दुकानें काफ़ी होती हैं, तो छोटी मोटी हेल्प हो जाती है। छोटा मोटा ट्रीटमेंट आदमी बाहर से ले सकता है, लेकिन क्या है कि वो एक इन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम, पहले जब कंट्री में इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, इतना बर्डन नहीं था, तो ठीक है, चलता था।
लेकिन अब क्योंकि कंट्री के ऊपर पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतना फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल पर्सन्स नहीं है, तो ये चीज़ ओपन करनी पड़ेगी इनको। जैसे इंडिया में है, जो दूसरे काफ़ी कंट्रीज़ में है, आप मेडिसिन अपने मर्जी से ले सकते हैं, एक्सेप्ट ए फ्यू जो ड्रग्स होती हैं जिनके ऊपर के डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन मस्ट है, अदरवाइज़ आप ले ही सकते हैं। तो आप ट्रीटमेंट जो है आप अपना कर सकते हैं छोटा मोटा, जिसको मालूम है तो या केमिस्ट के कहने से भी हो जाता है। लेकिन अब वहाँ पे सिस्टम ही ऐसा है, और उसकी एब्सेंस में लोग ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते हैं। जो हमारे इंडिया के लोग वहाँ पे बाहर रह रहे हैं, कनाडा या यूएस या इवन यूरोप में, पिछले दिनों में किसी से मिला था तो एक वो इंग्लैंड से यहाँ पे आए हुए थे बॉडी चेकअप कराने के लिए सिर्फ। तो ये एक मौकरी है सिस्टम की। इतने बड़े बड़े कंट्रीज़, इतने बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़, और उनके पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं, जो बेसिक एक ह्यूमन की नीड्स हैं वही फुलफिल नहीं कर रहे, तो क्या फिर होगा। और पीआर के नाम पे जैसे अब यूएस ने कर दिया कि भैया आप 40 करोड़ INR के अगर करें तो 40 करोड़ रुपया दे के हमारे यहाँ आप सिटीजनशिप लो। क्या मतलब है 40 करोड़ यहाँ जिसके पास हो तो वहाँ यहाँ राजा है, वहाँ नौकर बनना है जाके। ये कुछ चीज़ें हैं जो समझ नहीं आती हैं इनकी। चलिए, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं टॉपिक से, तो अब आगे बात करते हैं कि दीज ऑक्यूपेशंस आर यूजुअली वंस इन विच वर्कर्स इन कनाडा आर नॉट अवेलेबल। वही ये बात मैंने आपको बता ही दी। फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैटेगरी ऑन द अदर हैंड follows Canada's commitment to bilingualism and promoting the French language outside Quebec as outlined in Canada's Official Language Act. Due to the importance of immigration in this venture, IRCC is responsible for facilitating the entry and settlement of francophone newcomers to Canada. फ्रेंकोफोन के लिए इन्होंने इस बार 30,000 कैंडिडेट्स का टारगेट भी रखा हुआ है, प्लस इन्होंने उसके RCIP के तहत वो भी कर दिया, जो कम्युनिटीज़ को भी किया कि आप फ्रेंकोफोन कैंडिडेट्स को आप अपने यहाँ मौका दीजिए। तो कम्युनिटीज़ भी स्पॉन्सर कर सकती हैं, जो कि जो लोकल कम्युनिटीज़ में लोग रह रहे हैं, कुछ एक कम्युनिटीज़ को डेजिग्नेट किया है फ्रेंकोफोन जो कैंडिडेट्स हैं उनको स्पॉन्सर करने के लिए। तो वो भी एक फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द बेस्ट ऑप्शन एट दिस टाइम। अनदर इज़ PNP। अब बाकी ये कैटेगरीज तो आई हैं, लेकिन इनके ड्राज कम आते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। इतने ड्राज इनके नहीं आते हैं, बट इवन दो कम आते हैं लेकिन आते तो हैं। और आपकी अगर बनती है तो आपको बेनिफिट लेना चाहिए, एनरोल कीजिए, रजिस्टर कीजिए। PNP अगर है तो PNP में कीजिए। कोई और अगर स्कीम आपको दिखती है तो आप उसमें कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन डाटा अवेलेबल है, वेबसाइट्स हैं इमिग्रेशन की। अब उनसे अपना डाटा देखिए, अपने बारे में जानिए और फिर अप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा। लेकिन जो कनाडा के जो ड्रॉबैक्स हैं वो मैंने बता दिया। हेल्थ इज़ द मेन प्रॉब्लम इन कनाडा। उसके बाद जॉब्स का भी, अभी जॉब स्केर्सिटी, जॉब हैं नहीं कनाडा के अंदर। आप PR लेके चले भी जाओगे, करोगे क्या? जो इंडिया या किसी दूसरे कंट्री से जा रहा है उसके पास अगर जॉब नहीं होगा तो सरवाइव करना 3-4 महीने 5 महीने शे कर लेगा मैक्सिमम। उसके बाद रिवर्स ट्रेंड जो चालू हो रहा है कनाडा के अंदर, उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। अभी मूव करना, आप PR तो ले लीजिए भले ही, लेकिन अभी मूव करना सोच समझ के करना है। और अगर जब तक जॉब ऑफर कोई हैंड में ना हो तब तक मूव करने में समझदारी नहीं है। हाँ, आप 2-3 महीने के लिए जाइए, देख सुन लीजिए, अगर कोई जॉब मिल जाता है तो करिए। उसके लिए आपको अपने फंड्स जो हैं वो अपने पास रखने पड़ेंगे। अगर आपके पास फंड्स हैं, आप सर्वाइव कर सकते हैं 5-6 महीने, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर नहीं कर सकते हैं, जैसे स्टडी वीज़ा पे लोग जा रहे हैं, जॉब है नहीं वहाँ पे, एजेंट्स तो कर देते हैं कि भैया हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जाते ही कमाई होने लगेगी। नहीं होता। बच्चे वहाँ पे कितने प्रॉब्लम में आ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, लड़कियाँ लड़कों को कितने कुछ इलीगल धंधों में फंस रहे हैं, कुछ हो रहा है। कई न्यूज़ हैं डिफरेंट मीडिया में घूम रही हैं। तो लड़कियों के साथ भी
बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, लड़कों के साथ भी हो रही है। तो इन सब से बचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। 40 लाख लगा के बच्चे को भेज रहे हो वहाँ पे कि पीआर हो जाएगा, पीआर होने के बाद भी जॉब नहीं है। तो आप सोच समझ के निर्णय लीजिए। इस समय हालात थोड़े से ख़राब हैं, बहुत अच्छे हालात नहीं है कि जंप किया जाए एट दिस टाइम। तो ये है आज की कहानी, आज के हालात। इस विषय में अगले किसी वीडियो में और खुल कर चर्चा करते हैं। तो आप लोग जो कनाडा के अंदर हैं प्लीज़ कमेंट्स में अपने डिटेल्स लिखिए। और अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो अगर जेन्युइन वीडियो होगा तो हम इस चैनल पे आपकी वीडियो को भी प्रमोट करेंगे। तो छोटे छोटे क्लिप्स अगर आप भेज सकते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो उसमें आप भेज सकते हैं और हम आपका जो ग्रीवेंसेस हैं उनको यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि वहाँ पे सब हरा ही हरा नहीं है। जो एजेंट्स दिखाते हैं कि बस एक बार वीज़ा लग गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टडी करना वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत महंगा है, डिफ़िकल्ट है। क्लाइमेट कंडीशंस ख़राब हैं, हेल्थ का दिक्कत है, खर्चे बहुत हैं। ये सब आप सोचिए, उसके बाद ही बच्चों को भेजिए। और जैसे कि और भी काफ़ी लोग बताते हैं कि 12th के बाद बच्चे को ना भेजें। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भेजते हैं तो बेटर है। ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज में बहुत मुश्किल है बच्चे के लिए। और अब तो कई कैटेगरीज बना दी इन्होंने। अब तो जो है एजुकेशन में कुछ तो कोर्सेज ही उड़ा दिए हैं जिनके बेस पे पीआर नहीं मिल रही है, और कुछ स्ट्रिक्टनेस इतनी कर दी है, वो अपना कोटा कम कर दिया है। तो दिक्कतें बहुत आने वाली हैं। तो इस समय थोड़ा सा अपने कंट्री में ही पढ़ाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी वीज़ा पे खास कर ध्यान दीजिए। स्टडी वीज़ा में पैसे ज़्यादा फूकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पे इंडिया पे काम कर रहे हो, एक्सपीरियंस ले लिया है, वहाँ पे जॉब पर आपको मिल रही है तो इट इज़ वर्थ गोइंग देयर। क्योंकि जो प्राइस लेवल है उसका डिफरेंस, खर्चे भी ज़्यादा हैं बट इवन देन यू कैन सेव ए लॉट। बट सो यू हैव टू बी केयरफुल इन प्लानिंग योर करियर, प्लानिंग योर फ्यूचर। सो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। इस मुद्दे पर फिर कभी और डिटेल में चर्चा करते हैं। तो जाते जाते जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके और उनको भी जानकारी मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।